नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश पाकिस्तान पर भारत अटैक करेगा, धमाके करेगा, इसका इंतजार कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल धमाका यहां कर दिया। जातिगत सेंसस कराने की बात करके, कास्ट सेंसस कराने की बात करके, और जातिगत जनगणना जो होगी उसको लेकर इस देश में जो पॉलिटिक्स है वो पिछले कई साल से चरम पर थी और अब तो अलग लेवल पे जा रही है। लेकिन कहानी इसकी शुरुआत पर खत्म नहीं होती। कहानी तो तब शुरू होगी जब ये कास्ट सेंसस हो जाएगा और इस देश के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा होगा, नहीं होगा। मोदी ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या नरेंद्र मोदी ये फैसला जो ले रहे हैं इसके पीछे आरएसएस की बड़ी भूमिका है? पाकिस्तान पर अटैक से पहले नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया है? आज आपको इस पूरे वीडियो में सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा, क्या इसका मतलब ये है इसलिए ये चीज ला दी गई है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में सारी चीजें बताने से पहले आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से कास्ट सेंसस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि वो कास्ट सेंसस कराने जा रही है। फैसला क्यों बदला? क्योंकि सरकार तो कहती थी कि भाई बाकी लोग जो हैं वो जातियों में बांट रहे हैं देश को, तो एक हैं तो सेफ हैं। ये फैसला आखिर क्यों बदला और अभी ही ये फैसला क्यों आया? आज इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई सरकार जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगी या नहीं। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पाकिस्तान पर एक्शन लेने जा रही है। पहलगाम टेरर प्रिपरेटर्स एंड प्लानर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, जयशंकर टू रूबियो। यानी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनसे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की है और अमेरिका को भी फिर से क्लियर कर दिया है कि भाई हम तो हिसाब करेंगे जिन्होंने आतंक फैलाया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्शन होगा और 100% होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई नरेंद्र मोदी तो आज एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भाई जब इस तरह का कुछ होना रहता है, नरेंद्र मोदी अपना काम नहीं रोक देते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है। मैं आपको दिखाऊं कि इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28 सितंबर 2016, 26, 27, 28 तीनों दिन प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। 26 तारीख को सीएसआईआर का प्लैटिनम जुबली फंक्शन अटेंड कर रहे थे, भारतीय साइंटिस्ट से मिल रहे थे। 27 सितंबर को जो है वो माता अमृतानंदमयी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको एड्रेस कर रहे थे। और 28 सितंबर को पीएम इंटरैक्टेड थ्रू प्रगति। तो पीएम का अपना काम चलता है। इसी तरीके से पीएम मोदी ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके पहले उन्होंने मन की बात की थी। पीएम किसान योजना जो है उसको लॉन्च किया था गोरखपुर में, यूपी में। और एक दिन पहले जो है उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो देश को डेडिकेट किया था। तो नरेंद्र मोदी ने एक बार अपना काम कर दिया। भाई उन्होंने सेना को कह दिया जगह तुम तय करो, समय तुम तय करो, ठोक दो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा नहीं कि बैठ जाते कि भाई चलो अब हो गया, अब तो जब तक ये नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। देश चल रहा है भाई। हम पाकिस्तान की तरह जो है वो गरीब और फकीर देश थोड़ी है। हमको देश को आगे ले जाना है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इसलिए पाकिस्तान पर एक्शन तो होगा। अब आज होगा, कल होगा, ये आपको जल्द पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ा एक्शन नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पॉलिटिकली किया कि उन्होंने कास्ट सेंसस का ऐलान कर दिया। अब सबसे बड़ा जोश जो भरा वो राहुल गांधी में भरा कि भाई राहुल गांधी तुरंत जो है उनकी पार्टी कहने लगी कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ है। उन्होंने लिखा सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। कांग्रेस ने तुरंत क्रेडिट ले लिया कि ये राहुल गांधी की वजह से हुआ। हालांकि उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, तब मोदी ने क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सारे चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को क्यों याद आया कि चलो हम राहुल गांधी की बात सुन लेते हैं? तो ये राहुल गांधी की वजह से हो गया ऐसा नहीं है। किसकी वजह से हुआ इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन चलिए इनको थोड़ा बूस्ट मिला कि भाई राहुल गांधी ने करा दिया। लेकिन आप जब ये कह रहे हो कि भाई नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के कहने पे कह दिया, तो चलो अब से नरेंद्र मोदी को कम से कम हिटलर कहना बंद कर दो। ये ऑटोक्रेटिक कहना बंद कर दो। ये मानो कि वो विपक्ष की बात सुनते हैं, उनके हिसाब से चीजें करते हैं। कम से कम इतना तो मान लो। दोनों चीज मत कहना कि भाई आपके कहने पे कर दिया लेकिन बात किसी की सुनते नहीं। तो खैर, क्रेडिट लेने की इस वक्त होड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी और दूसरों में। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुनिए, और वो जो कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा खतरा भी है देश के लिए। एक बार सुनिए जरा। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली
कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें बहुत बड़े खतरे का संकेत मिल रहा है जो आने वाले समय में देश के सामने आकर खड़ा होगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें खतरा क्या है देश के लिए, उसमें देश का सबसे बड़ा नुकसान क्या है और नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले वक्त में कितना बड़ा चैलेंज खड़ा होने वाला है, आपको ये बताऊंगा। तो ये तो आपके फायदे की बात हो गई, लेकिन कास्ट सेंसस अगर होता है तो उसके बाद देश का क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, नहीं होगा, उसके बारे में आज आपको बताना शुरू करता हूं। भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई हमारा सिस्टम है, हमने करा लिया, नरेंद्र मोदी से हाथ पकड़ के करा लिया। अमित मालवीय कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जब वक्त आएगा तो बताएंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो है बहुत अति उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडी अलायंस में होड़ भी मच गई है। अब अखिलेश यादव जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पीडीए की जीत है, जातिगत जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है, बीजेपी ने हमारे दबाव में ऐसा किया, और सबसे नीचे की लाइन में लिख रहे हैं ये इंडिया की जीत है। तो अभी से ही इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं सब हमने करा दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं सब हमारी जीत है, इंडिया अलायंस जो है वो लास्ट में आ रहा है, और बीजेपी ने दबाव में ये कर दिया। अब सवाल ये कि दबाव किस बात का था? बिहार की पॉलिटिक्स को समझने वाले ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई वहां तो ऑलरेडी नीतीश सरकार ने कास्ट सर्वे कराया हुआ था, तो वहां पर बीजेपी को कौन सी दिक्कत आती? भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वो कहते कि भाई हमने तो कराया कास्ट सर्वे, तो हमको क्या दिक्कत है? इसके पहले बीजेपी बिना कास्ट सेंसस कराए हुए सारे चुनाव जीत चुकी है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उस पर आता हूं, और इसका क्या नफा नुकसान है उस पर बात करूं। उससे पहले जरा एक बार असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव दोनों का बयान सुनिए, दोनों क्या कह रहे हैं। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा यह कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए। अगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे, और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे? देखिए सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा? भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है, 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे, और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। तो सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत जरूरी था और इसलिए ये हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जब तक डेटा नहीं पता चलता तब तक हम कैसे मुख्य धारा में लोगों को लाते। तो भाई आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है, अभी तक कैसे लोगों को लाए हैं मुख्य धारा में, ये बताना चाहिए। उसके पहले तो हुई नहीं जातिगत जनगणना पहले कभी, तो आप कैसे अभी तक लाते थे? पहला सवाल तो इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए। दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई ये करना बहुत जरूरी था और बीजेपी प्रेशर में कर रही है, किस प्रेशर में कर रही है ये लोग ये नहीं बता रहे। हाँ, एक बात जरूर तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन होना है, और डीलिमिटेशन जो होता है उसके पहले सेंसस होना जरूरी होता है। कई लोगों का अनुमान यही है कि बीजेपी को इस बात का अंदेशा था कि भाई अब चूंकि डीलिमिटेशन तो करना ही करना है, उसके पहले सेंसस होगा, और अगर उस सेंसस में हमने जातिगत जनगणना नहीं कराई, जाति का एंगल नहीं जोड़ा, जाति की संख्या नहीं गिनी, तो यह मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप सेंसस नहीं करा रहे हैं तब तक है कि भाई जब करा ही नहीं रहे तो क्या है, लेकिन जब आप सेंसस कराएंगे और उसमें जातिगत जनगणना नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, अखिलेश यादव की पार्टी, इनको बूस्ट मिल जाता। वो जाकर कहते पिछड़ी जातियों के पास कि भाई देखो इन्होंने तो सेंसस भी करा लिया, जनगणना भी करा ली और जातिगत जनगणना नहीं कराई, हम आएंगे तो हम कराएंगे।
तो वो मुद्दा इनको उल्टा पड़ जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने, चूंकि ये सेंसस करना था, इसलिए जातिगत जनगणना को इस पॉलिटिकल एंगल से देखते हुए किया है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि आरएसएस की इसमें बड़ी भूमिका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी से भी मिले थे। शायद कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, जो चर्चा हुई इधर उधर थोड़ी, तो उनका यह भी कहना है कि भाई ये संभव है कि आरएसएस चूंकि जमीन पर काम करती है, उसको ये बात लग रही थी कि अगर सेंसस होगा, जनगणना होगी और जातिगत जनगणना नहीं होगी, तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए भी संघ की सोच को साथ लेते हुए चलते हुए यह फैसला लिया गया कि चूंकि सेंसस अब और नहीं टाला जा सकता, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना करानी थी तो बीजेपी भाई 2021 में कोविड के वजह से सेंसस नहीं हुआ था। 10 साल पे होता है, 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था। तो अगर 2021 में कोविड के बाद नहीं हुआ था तो 22 में हो जाता, 23 में हो जाता, 24 में हो जाता। अभी 25 में कराना, क्योंकि अभी करने में 1 साल के करीब लगेगा और 27 के पहले डिलिमिटेशन होना है, उसकी प्रक्रिया है। तो इसलिए ये वक्त जो है वो चूंकि जरूरी था कि सेंसस हो और पॉलिटिकल नुकसान हो सकता था, इसलिए कई लोगों को लगता है कि बीजेपी ने यह काम किया है। लेकिन अभी इसकी घोषणा क्यों की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर आऊं उससे पहले जरा आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये जो सेंसस होगा उसमें बिहार का मॉडल नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तेजस्वी यादव कई बार क्रेडिट लेते हैं कि हमने जो है वो बिहार में कास्ट सर्वे कराया। तो इसलिए अभी से इंडी अलायंस में मार मच गई है, क्रेडिट लेने की वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, जरा एक बार इसको सुनिए, फिर सबसे बड़े खतरे के बारे में आपको बताता हूं जो इस सर्वे के बाद सामने आएगा या इस सेंसस के बाद सामने आएगा। पहले एक बार धर्मेंद्र प्रधान को सुनिए। सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहर, यह जग जाहिर था। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत, यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। यह विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। तो बीजेपी फिर नेहरू से लेकर अभी तक की बात कर रही है, लेकिन फिर बीजेपी से भी तो पलट के पूछा जाएगा कि अगर आपको लगता था कि जातिगत सेंसस होना इतना जरूरी है, तो भाई जो आपकी सरकार, एनडीए की सरकार तो रही ना 1999 से लेकर 2004 तक, तो 2011 के पहले जो सेंसस हुआ वो 2001 में हुआ। उस समय आप करा लेते जातिगत जनगणना, उस समय क्यों नहीं कराया? तो इसलिए बीजेपी जो अभी कर रही है उसको लेकर सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और खुद बीजेपी के बहुत सारे समर्थक सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बीजेपी ने ये क्या किया, क्यों किया। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना में क्या फर्क है, फिर राहुल गांधी जो खतरा पैदा करने वाले हैं उस पर आऊंगा, और नरेंद्र मोदी ने यह फैसला अभी पाकिस्तान पर हमले के पहले क्यों लिया, इस पर भी बात करूंगा। देखिए देश में जातियों की स्थिति क्या है, पहले उसको समझिए। शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं वो 1270 है, आबादी का 16.6%, और एसटी जातियां जो हैं वो 748 हैं, आबादी का 8.6%। अभी तक ये था कि ये जो जातिगत जनगणना है इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में, अंग्रेजों ने की थी। फिर अंग्रेजों ने साल 1931 में जातिगत जनगणना कराई थी भारत की, जो इस देश की आखिरी जातिगत जनगणना है जो सामने आई थी। 2011 में जो हुआ वो सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इससे जुड़ी हुई जातियों के नाम पर वर्गीकृत किया गया था। और उसके बाद कोई इस तरह का जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्योंकि नेहरू से लेकर बाकी जो उस वक्त के तमाम नेता थे वो जातिगत तौर पर जनगणना के पक्ष में नहीं थे। उनको लगता था इससे देश जो है वो बटेगा और इसमें जो है वो इससे परहेज किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे में क्या फर्क है, भाई जनगणना जो होती है वो पूरे देश में चलती है, इसको केंद्र ही करा सकता है, और इसमें क्या है कि देश के सारे लोग शामिल होते हैं। जातिगत सर्वे जो होता है उसका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। जनगणना क्या है कि आप सबसे पूछेंगे, सबके पास जाएंगे, सबका डेटा होगा। सर्वे क्या है कि भाई आप कुछ लोगों को का डेटा लेकर उससे एक अनुमान लगाते हैं कि भाई इस तरह की परिस्थिति इस वक्त समाज में है। जनगणना जब होती है तो उसमें सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं, सर्वे वगैरह होता है तो उसमें कम सवाल होते हैं। जैसे बिहार में सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे, तो उसमें 15 ही सवाल थे। 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, आप कहिए कि जो जनगणना हुई थी उसमें 29 कॉलम थे, नाम, परिवार के मुखिया, रिश्ता, लिंग,
उम्र, वैवाहिक स्थिति, आयु क्या थी, SC ST है कि नहीं, आर्थिक स्रोत क्या है, वर्तमान काम क्या है, बहुत सारी चीजें जो है एक एक डिटेल पूछी जाती है ताकि पता चले कि इस वक्त स्थिति क्या है क्या नहीं है, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन अब सवाल यह कि भाई नरेंद्र मोदी ने यह काम अभी किया क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी? भाई देखिए, एक चीज तो जो कहा जा रहा है, जो बहुत जगह जगह जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स में छप रहा है कि भाई कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना एक मकसद था, दूसरा अपना पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर बढ़ाना बीजेपी का मकसद था, और बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश थी। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, ये मेरी अपनी निजी राय है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। बिहार चुनाव में नया मुद्दा इसलिए नहीं मिलता विपक्ष को क्योंकि वहां कास्ट सर्वे हो रखा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कास्ट सेंसस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता। पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर बढ़ाना, सिर्फ आप सेंसस करा देंगे इससे वोट शेयर बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी के साथ पिछड़ा वर्ग वैसे भी जुड़ा रहा है, हाँ वो काम की वजह से जुड़ा था, सेंसस की वजह से नहीं जुड़ा था। कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना, भाई कांग्रेस के लिए मुद्दा अगर था भी तो भाई कांग्रेस 90-99 सीट पे थोड़ी अटकती। कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली ये सब जीत जाती ना अगर ये मुद्दा इतना बड़ा कांग्रेस बना पा रही थी। मेरे हिसाब से ये तीनों बातें जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छप रही हैं वो वजह नहीं है। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि भाई मुझे लगता है कि भाई अभी डिलिमिटेशन होना था, उसके पहले सेंसस जरूरी था, और अगर सेंसस बिना जाति के आप करते तब जाकर यह मुद्दा बड़ा बन जाता। जो मैं पहले भी कह रहा था कि भाई आपने तो जातियों को, पिछड़ी जातियों को अलग कर दिया, आप चाहते नहीं कि उनका सुधार हो, तब यह मुद्दा बड़ा बन जाता, इसलिए इस बार के सेंसस में उसको शामिल किया गया। दूसरी बड़ी बात कि भाई आखिर इसी वक्त इसको जो है वो क्यों लॉन्च किया गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसी साल बिहार के विधानसभा चुनाव है इसलिए लॉन्च कर दिया गया इसको अभी पाकिस्तान पर अटैक से पहले। दूसरा, पहलगाम हमले के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। अब मैं दोनों ही बातों से मैं फिर सहमत नहीं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके लिए आपको कास्ट सेंसस का मुद्दा चाहिए, तो भाई अभी पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो खत्म हो जाता, फिर आप करते। अगर आपको लगता है इससे बिहार में फायदा मिल सकता था तो आप उसको उसके बाद उसको कर सकते थे। वजह मुझे लगता है ये नहीं है। दूसरी बात कि पहलगाम हमले के मुद्दे से डाइवर्जन की जरूरत क्या है? इस वक्त ऑलरेडी देश इंतजार कर रहा है कि भाई पाकिस्तान पर अटैक कब होगा। तो या तो आप कहिए कि वो अटैक ही नहीं होना इसलिए ही आया है, लेकिन सबको पता है कि वहां पर तो एक्शन होना है, तो फिर इसको अभी लाने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को जो थोड़ी बहुत चर्चा में समझ में आ रहा है और जो मुझे लगता है शायद ये वजह भी हो सकती है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो सहज नहीं है इस जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे तो बीजेपी हमेशा कहती रही है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। तो इस असहज निर्णय को लेते हुए ये समय उसके लिए सबसे मुफीद था पॉलिटिकली, क्योंकि अभी इसकी चर्चा 1-2 दिन होगी और फिर पाकिस्तान पर अगर एक्शन हो जाएगा तो सारी चर्चा उधर चली जाएगी। और उसके बाद विपक्ष भी जो है अभी इसको लेकर कि भाई कब करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे, इसमें क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम बताएंगे कैसा फॉर्म होना चाहिए, वो ये सारी चीजें अभी जो है वो बह जाएंगी पाकिस्तान पर जब एक्शन होगा, और वो तो होना ही होना है। इसलिए मुझे लगता है ये टाइमिंग चुनी गई ताकि ये काम भी हो जाए और इसके लेकर चर्चा भी बहुत ज्यादा, बहुत दिन तक ना हो, और जो काम होना है वो हो जाए। लेकिन अब आते हैं उस बहुत बड़े संकट पर जो लगता है मुझे अभी खड़ा नहीं होगा, आने वाले समय में खड़ा होगा। सरकार ने यह निर्णय तो ले लिया कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि यह आने वाले वक्त में बड़ा संकट खड़ा करेगा, क्योंकि राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम इसी पर नहीं रुकेंगे। उन्होंने अभी ही कह दिया कि यह पहला स्टेप है, हम तो जो आरक्षण का 50% का कैप है उसको तोड़ेंगे। अब जब आप इसका डेटा ले आएंगे कि जातियों की स्थिति क्या है, और आप भले कहते रहेंगे कि हम इसको, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि सरकार कहे कि हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो, हम अपनी नीतियों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि राहुल गांधी और जो पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए, वो इस पर चुप बैठ जाएगा? वो चुप बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है आप सार्वजनिक मत कीजिए? मुझे लगता है इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा, और अगर आपने सार्वजनिक किया तो फिर नेक्स्ट बवाल खड़ा होगा, और वो बवाल खड़ा होगा कि भाई फलाने जाति को फलाने के हिसाब से आरक्षण दो, और फिर वो 50% का क्रॉस, वो जो लिमिट है वो तोड़ने की मांग होगी। और फिर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कहेंगे कि भाई हम कहां जाएं, हम क्या करें, और इस देश में क्या 70%, 80% जो है वो रिजर्वेशन चलेगा क्या? तो बहुत बड़ा संकट जो है वो आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है, जिसकी मतलब एक तरीके से कहिए कि नींव अभी पड़ गई है। अब आने वाले वक्त में उससे कैसे टैकल किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा हो जो हम और आप नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक
बहुत बड़ा संकट जो है उसकी तरफ बढ़ने का पहला कदम है। अब उसको कैसे हैंडल करना है नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहतर जानते होंगे, शायद वो समझ पा रहे हो जो हम और आप नहीं देख पा रहे, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि जो हो रहा है उससे बहुत सारे लोग इस देश में अभी खुश नहीं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।